प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ये फर्स्ट पेपर है आपका। इसके अंदर पहला टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक संरचना। मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे धरातल से अपन नीचे जाएं, उस भाग की भौतिक और रासायनिक संरचना किस तरह की है। तो पहले अपन समझ लें कि किन तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि अगर धरातल से गहराई पर अगर अपन जब जाते हैं तो जो पृथ्वी का लगभग जो अर्धव्यास है, मतलब जो रेडियस है, वो लगभग 64,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो 64,000 किलोमीटर है। और जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जो गहराइयों पर, वहाँ पर तापमान, घनत्व और चट्टानों का जो स्वरूप है, या अपन कहें कि खनिजों का जो संगठन है, उसकी व्यवस्था कैसी है, इन सब के बारे में किस से जानकारी मिलती है, उन सब तथ्यों को यहाँ अपन पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी देने वाले साधन है या जो जानकारी देने वाले तथ्य हैं, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी धरातल से जैसे जैसे अपन नीचे चलें, तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जो संरचना है, कि वो तरल है या ठोस है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस फॉर्म में है, तो पृथ्वी का नीचे वाला भाग किस तरह का है, ये किन तथ्यों के आधार पर पता चलता है, उन तथ्यों को या उन साधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 साधन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक साधन या प्रत्यक्ष प्रमाण। अब पहला जो है अप्राकृतिक साधन, इसके भी 3 साधन हैं, 3 भाग हैं, तापक्रम, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, और घनत्व, डेंसिटी। तो सबसे पहले अपन अप्राकृतिक साधन पढ़ते हैं। अप्राकृतिक साधन में सबसे पहला तापमान पर आधारित प्रमाण, मतलब धरातल के नीचे जाएं तो तापमान की क्या स्थिति रहती है, कैसे पता चलता है। अब जो धरातल के नीचे जाते हैं, यहाँ पता कैसे चलता है कि जो धरातल के नीचे जो बोर होल्स हैं या जो माइंस, खादानें खोदी जाती हैं, उनके विवरणों के आधार पर, या यूँ कहें कि उनके जो उपलब्ध विवरण हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की बाहरी सतह से नीचे की ओर गहराई पर जाने पर 18 से 20 किलोमीटर तक, अंदर तक नहीं, केवल धरातल से यहाँ से अंदर तक चलें तो केवल 18 से 20 किलोमीटर तक औसत रूप में जो तापमान है वो प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, या 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री, कुछ भी याद कर लीजिए कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान दर से तापमान बढ़ता है। अब धरातल के क्यों नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है 18 से 20 किलोमीटर तक, और ऊपर तापमान क्यों नहीं बढ़ता, तो इसका कि भूतल पर जो ताप विकिरण होता रहता है, इस वजह से तापमान नहीं बढ़ता। किंतु जैसे जैसे नीचे जाते हैं, वहाँ पे जो आणविक पदार्थ है, मतलब जो एटॉमिक पदार्थ हैं, उनका विखंडन वहाँ पे होता रहता है, इस वजह से तापमान बढ़ता है। तो प्रारंभ में क्या होता है, 18 से 20 किलोमीटर तक या 32 मीटर तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। उसके पश्चात तापमान की जो बढ़ने की जो दर है वो घटती जाती है। अब क्यों घटती जाती है, पहले तापमान बढ़ता है, फिर नीचे जाने पर तापमान की घटने की दर घटती जाती है, तापमान बढ़ने की दर। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि अधिक गहराई पर जो आणविक तत्व हैं, एटॉमिक जो मिनरल्स हैं, वो नहीं मिलते, अतः उनके जो विखंडन से ताप की जो आपूर्ति है वो नहीं होती, मतलब उनका विखंडन नहीं होता, तो तापमान नीचे जाने पर इतना नहीं बढ़ता जितना कि 18 से 20 किलोमीटर तक बढ़ता है। उसके बाद अधिक गहराई पर जो भूताप है, भूताप मतलब भूतल का जो तापमान है वो निरंतर स्थिर दशा में रहता है। अब क्यों रहता है स्थिर दशा में, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, अब जब ज्वालामुखी आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, तब बताएंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या होता है, जब भ्रंश व अन्य क्रियाओं से अतिरिक्त ताप के प्रभाव से दबाव घटने लगता है।
अब ताप के प्रभाव से दबाव घटने लगता है तो जो नीचे की चट्टानें क्या होती है, पिघल जाती हैं। जैसे ये धरातल है और यहाँ पर जो चट्टानें नीचे ये जमी हुई अवस्था में, लेकिन जैसे ही ऊपर का दबाव कम होता है तो ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो ये जब चट्टानें पिघल जाती हैं दबाव घटने से, ऊपर का दबाव जैसे ही कम हुआ, जैसे दबाव ज़्यादा है तो ये चट्टानें जमी हुई हैं, लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है तो ये चट्टानें पिघल जाती हैं। तो ये दबाव घटने से जो पिघली चट्टानें, उनका जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ जो चट्टानों का भाग होता है वो मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर की ओर बहता है तो नीचे का जो तापमान है वो बढ़ना रुक जाता है। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से धरातल के 18 से 20 किलोमीटर के नीचे जाने पर तापमान इतना अधिक नहीं बढ़ता। तो ये तो हुआ पहला अपना तापमान या टेम्परेचर। दूसरा है अप्राकृतिक साधनों में दबाव, डेंसिटी। तो जैसे दबाव पृथ्वी के ऊपर से अंदर नीचे की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी का जो अंतरतम का जो भाग है, जो अगर यूँ समझें कि ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है तो क्या होता है, उनका घनत्व भी बढ़ता जाता है, ये सामान्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी चट्टान का ऊपर से दबाव बढ़ाते जाओ तो उसका घनत्व अधिक बढ़ता जाएगा। उसकी एक सीमा होती है, दबाव बढ़ाने की एक सीमा होती है, उसके बाद उसका दबाव बढ़ाने से घनत्व नहीं बढ़ता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी के अंदरतम का जो अधिक घनत्व है वो दबाव बढ़ने के कारण है। लेकिन परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं होता। वह जो कोर है, कोर मतलब जो पृथ्वी का अंतरतम जो भाग है उसे कोर कहते हैं, वो धातु का बना है, इस वजह से उसका घनत्व अधिक है और वो भारी है। मतलब इसको यूँ समझना चाहिए कि जो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो धातु का बना हुआ है, वो मेटल का बना हुआ है, लोहे का, इस वजह से वो भारी है और उसका घनत्व अधिक है। इस वजह से वो घनत्व अधिक नहीं है कि ऊपर का बहुत दबाव आ गया, ऊपर का दबाव बढ़ने से एक सीमा तक ही शैल का घनत्व बढ़ सकता है। तो दबाव के वजह से क्या होता है, जो अंदरतम का भाग है वो स्वयं धातु का बना हुआ है, इसलिए जो अंदरतम है वो अधिक घनत्व उसका पाया जाता है। तो ये दूसरा हुआ घनत्व। इसके बाद दूसरा हुआ दबाव और तीसरा है, थर्ड है अपना घनत्व पर आधारित प्रमाण। मतलब कि जब पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी जो परत है वो परतदार शैल की है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो परतदार शैल का बना है, तथा उसके जो नीचे वाले भाग हैं वो रवेदार अथवा जो क्रिस्टलाइन या स्फटी के शैल होती हैं वो दूसरी परत उसकी बनी हुई है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है, जो कोर वाला भाग है, उसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 से अधिक होगा। सबसे ऊपर वाली भाग का घनत्व अभी मैंने आपको बताया 3.5, और जो सबसे ऊपर 3 उसके बाद 3.5 है, और समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। तो जो पृथ्वी के अंतरतम भाग का घनत्व है वो 5.5 से अधिक होगा। तो साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है। मतलब पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है उसका घनत्व 11, सबसे ऊपर वाले भाग का 3, उसके बाद 3.5, और जो एवरेज है वो 5.5 है। तो अंतरतम का घनत्व हो गया 11। तो ये तीसरा प्रमाण हुआ। पहला हो गया अपना तापमान, दूसरा हुआ दबाव, और तीसरा हुआ घनत्व। ये तीनों हुए पृथ्वी के साधनों में अप्राकृतिक साधन। उसके बाद जो दूसरा है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला अपन ने पढ़ा था अप्रत्यक्ष प्रमाण या अप्राकृतिक प्रमाण, और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में है सबसे पहले भूगर्भ की अवस्था के प्राकृतिक या प्रत्यक्ष प्रमाण। इसमें सबसे पहला है ज्वालामुखी क्रिया। कि बच्चों देखो, ज्वालामुखी और भूकंप ये दो क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। तो ज्वालामुखी क्रिया के समय क्या होता है कि जब ज्वालामुखी के उद्गार होता है तो उस समय पृथ्वी का आंतरिक तथा ऊपरी भाग में क्या होता है, गर्म तथा तरल लावा
का विस्तार हो जाता है ना। ज्वालामुखी जब आता है तो धरातल के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी के जो अंदर के भाग से जो निकलता है उसको लावा कहते हैं। वो गर्म होता है और तरल होता है, मतलब वो हॉट होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो पृथ्वी की गहराई में एक ऐसी परत है जो तरल अवस्था में रहती है। ठीक है भाई, अगर ज्वालामुखी के समय क्या होता है, तप्त और तरल लावा बाहर निकल रहा है, तो कहाँ से तरल निकल रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कैसे निकल रहा है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो गहराई में एक ऐसी परत होगी जो कि क्या होगी, तरल अवस्था में होगी, लेकिन वो हमेशा आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव उस पर बना रहता है। तो जब अत्यधिक दबाव बना रहता है तो वो तरल नहीं रहती, वो ठोस अवस्था में रहती है। लेकिन जब जैसे अत्यधिक दबाव जब कम होता है तो वो पिघली अवस्था में हो जाती है। तो चट्टानों को ये पिघली अवस्था, जो दबाव है उसकी वजह से पिघली अवस्था में नहीं रहती, लेकिन जब दबाव कम होता है तो वो पिघली अवस्था में हो जाती हैं। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के समय तो तरल अवस्था में लावा बाहर निकलता है, लेकिन जब दबाव उस पर लगातार बना रहता है तो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो ठोस होता है। तो इस प्रकार जो आंतरिक भाग है वो ठोस है, ना कि तरल। अब आप कहेंगे कि भाई ज्वालामुखी के समय तरल मैग्मा निकलता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, जब धरातल का ऊपर का दबाव कम हो जाता है तो ये जो ठोस चट्टानें ये पिघल जाती हैं। जब ये पिघल जाती हैं, कैसे पिघलती हैं, दबाव कम होने के कारण। तो जैसे ही ऊपर का दबाव कम हुआ, ये चट्टानें पिघल गई और लावा ज्वालामुखी के समय बाहर निकलता है। लेकिन सामान्यतः क्या है, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, ठोस है, लेकिन दबाव कम होने की वजह से वो तरल अवस्था में आ जाता है। तो जो ज्वालामुखी के जो उद्गारों से प्राप्त जो द्रव, ठोस और गैस है, जो ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त ठोस और द्रव, ठोस और जो गैसीय अवस्था वाले जो आंतरिक उष्ण पदार्थ हैं, उनका अध्ययन करने से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण में या प्राकृतिक प्रमाण में दूसरा है भूकंप, कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर कैसे पता चलता है कि धरातल के अंदर की भाग की स्थिति कैसी होगी। तो भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। जब भूकंप आता है तो 3 तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं। भूकंप को नापा जाता है, इसका जो मेजरमेंट का जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ। तो जो सबसे पहली लहर है वो है प्राइमरी लहर, या जिसको प्राथमिक लहर कहते हैं। ये लंबवत होती है, इसलिए इसे लंबवत लहर भी कहते हैं। तो पहली जो लहर है वो है प्राथमिक या लंबवत लहर, इसे पी लहर या प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये जो लहर है यह सबसे वेगवान लहर होती है और यह ठोस भाग में अत्यधिक प्रभावित होती है। जो पी लहर है वो ठोस भाग में अत्यधिक प्रभावित होती है। दूसरी लहर है जिसको आड़ी लहर या गौण लहर या एस लहर कहते हैं। एस मतलब सेकेंडरी वेव्स, पी मतलब प्राइमरी वेव्स। तो जो सेकेंडरी वेव्स हैं या जो एस लहरें हैं, इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये तरल भाग में लुप्त हो जाती है। मतलब यूँ कह सकते हैं ये केवल सॉलिड भाग में प्रवेश करती हैं, जहाँ तरल भाग आता है वहाँ पे ये लुप्त हो जाती हैं, लेकिन ये अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट करती हैं, अत्यधिक गहराई तक ये प्रविष्ट करती हैं। तो ये आपकी हुई पी लहर, एस लहर। उसके बाद तीसरी है एल लहर, या जिसे कहते हैं धरातलीय लहरें, सरफेस वेव्स। ये जो सरफेस वेव्स हैं ये सरफेस के आसपास होती हैं, इस वजह से ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इनकी गति तो सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे अधिक भयंकर होती हैं। सबसे अधिक भयंकर क्यों होती हैं? क्योंकि ये सबसे धरातल के ऊपर भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। गति कम है लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली और अत्यधिक भयंकर है, मतलब इससे जन धन की ज़्यादा हानि होती है एल वेव से, सरफेस वेव से। तो जब भूकंप आता है तो जो भूकंप केंद्र है, जैसे जो भूकंप आता है तो जहाँ पर भूकंप केंद्र है, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है धरातल पे, उसको कहते हैं भूकंप केंद्र।
और जहाँ भूकंप का उद्भव होता है वो कहलाता है भूकंप मूल। जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है वो भूकंप मूल, और जहाँ धरातल के ऊपर सबसे पहले अनुभव किया जाता है वो कहलाता है भूकंप केंद्र। तो जब भूकंप आता है तो जो भूकंप केंद्र हैं, एपिक सेंटर्स को इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ सिस्मोग्राफ की सहायता से, अभी पहले मैंने आपको बताया था, जिस इंस्ट्रूमेंट से भूकंप को नापा जाता है, मापा जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है, और इन तरंगों की गति, स्पीड तथा जो इनका भ्रमण पथ है, किस किस रास्ते पे चलती हैं, उसके आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब जो भूकंपीय लहरों की जो स्वभाव है वो किस तरह का स्वभाव है कि जो भूकंपीय जो लहरें हैं ये प्राय एक स्वभाव वाली नहीं होती, ठीक है, एक स्वभाव वाली नहीं, बल्कि ये ठोस भाग में एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग में चलती हैं। किंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। मतलब ये जो लहरें, पी लहरें, ये ऐसे सीधी नहीं चलती, ये किस तरह से, वक्राकार, इस तरह से ये मुड़ जाती हैं। अब मुड़ जाती हैं, इससे पता चलता है कि जो धरातल का आंतरिक भाग है उसके घनत्व में कहीं भिन्नता पाई जाती है या कहीं अंतर पाया जाता है। तो ये जो लहरें हैं ये सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मतलब इस तरह से ये वक्र की आकृति में मुड़ जाती हैं, ये वक्राकार मार्ग में अवलंबन करती हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी के भीतर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, कि लहरें क्यों मुड़ जाती हैं, क्योंकि धरातल के अंदर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। इस घनत्व की भिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, जैसा अभी अपन ने पहले पढ़ा था। अतः ये लहरें P तथा S वक्राकार होकर सतह की ओर अवतलित हो जाती हैं। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये P लहर इस तरह से सतह की ओर, मतलब ये सीधी नहीं चल के कैसे हो रही है, वक्राकार। तो ये आप P लहर देख रहे हैं, उसके बाद ये S लहर और वापस ये P लहर। तो ये P तथा जो S लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। ये भूकंप केंद्र अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे धरातल के ऊपर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, और भूकंप में भूकंपीय लहरों का जो भ्रमण पथ है वो इस डायग्राम के द्वारा आप देख रहे हो कि किस तरह से P और S लहर इस तरह से वक्राकार हो गई, और ये वाला जो अंतरतम भाग है पृथ्वी का, इसे कोर कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि P लहर है केवल, ये जो P है, वापस ये P है, ये P है, ये P, केवल यहाँ P लहर प्रवेश कर रही है, S लहर यहाँ पे प्रवेश नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पहले जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि जो S लहर है वो तरल भाग में प्रवेश नहीं करती। तो यहाँ पे इस तरह से जो S लहरों का जो स्वभाव होता है कि वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो पृथ्वी के जो कोर में जो S लहर है उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं उसका एक भाग तरल अवस्था में, क्योंकि वहाँ पे S लहर प्रवेश नहीं करती। अतः विद्वानों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के जो कोर का लोहा और निकल है वो तरल अवस्था में होगा, लेकिन ये हमेशा तरल अवस्था में नहीं रहता। उसके बाद तीसरा साधन अपन देखते हैं। पहला अपन ने देखा प्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य मतलब जिनके आधार पर ये पता लगाया जाता है या ये पता लगाते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, या वो ठोस अवस्था में है, या वो द्रव्य अवस्था में, मतलब वो सॉलिड है, वो गैसियस फॉर्म में है, या वो लिक्विड फॉर्म में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत दिए उनके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका मूल रूप, किसी ने क्या बताया, ठोस बताया, सॉलिड है, किसी ने क्या बताया कि वो लिक्विड है, और किसी ने बताया गैसियस है, तरल माना। सबसे पहले चैम्बरलिन ने बताया कि चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है पृथ्वी से उत्पत्ति के संबंध में। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का जो निर्माण है वो ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण के कारण हुआ है।
तो अतः उन्होंने माना कि जो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा दिया जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन की है ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन ने बताया कि जो पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य से निकले हुए या सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थों से हुआ है। तो जो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो क्या होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। तो चैम्बरलेन ने तो क्या बताया, पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। जेम्स जीन्स ने बताया पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। और तीसरी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब लाप्लास के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैस से बनी हुई निहारिका से मानी जाती है। अतः जो पृथ्वी का अंतरतम है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, वायवीय अवस्था में होना चाहिए। किंतु ये मत भ्रामक है, गलत है, क्योंकि पृथ्वी का अंतरतम गैसियस फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो मतलब किस तरह से ये टिकी हुई है, मतलब ये क्या होना चाहिए, या तो ठोस होना चाहिए। तो ये जो गैसियस फॉर्म बताई लाप्लास ने कि जो पृथ्वी का अंतरतम है वो वायवीय या गैस अवस्था में होना चाहिए, ये मत क्या है, भ्रामक है या गलत है। तो जो पृथ्वी का जो केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो या तो क्या होना चाहिए, तरल होना चाहिए या ठोस होना चाहिए। तो मुख्यतः क्या है, पृथ्वी का जो अंतरतम है वो ठोस अवस्था में है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ज्वालामुखी के समय जो तप्त और तरल जो मैग्मा निकलता है उसका क्या कारण है कि जब ऊपर का दबाव कम हो जाता है तो ये जो ठोस चट्टानें ये पिघल जाती हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो तीन साधनों के द्वारा हम पता चलाते हैं कि अप्राकृतिक साधन, दूसरा प्राकृतिक साधन और तीसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, कि इनसे किस तरह से पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी क्या स्थिति है, वो ठोस है, तरल है या वायवीय फॉर्म में। तो आज हमने पढ़ा पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक संरचना। नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न उसके आवरणों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।